जय श्री राधे फ्रेंड्स। पल्लवी जो कि पहले ही खाना खा चुकी थी, खाना खाने से मना करती है, लेकिन माँ और दादी गुस्सा करके उसे खाना खाने पर मजबूर कर देते हैं। पल्लवी अपनी चोरी पकड़ी ना जाए इसलिए जैसे तैसे करके खाना तो खा लिया, पर उसने इतना ज़्यादा खा लिया था कि अब उससे उठा भी नहीं जा रहा था। दादी अपनी पूजा घर में बैठकर कर रही थी। उन्होंने पल्लवी की माँ को भी अपने पास बुलाया। पल्लवी अभी कुर्सी पर बैठे अपने पेट को सहलाए जा रही थी। राजेश ने मुस्कुराते हुए कहा, तो कैसा लगा 2 घंटे में 2 बार खाना खाकर? पल्लवी नाराज होते हुए कहती है, कुछ बोलना मत, अब आप भी उन सबके साथ बोल रहे थे और खाओ और खाओ। राजेश को पल्लवी की हालत देखकर हंसी आ रही थी। उसकी बीबी मुंह फुला ले तो किसी बच्चे से कम नहीं लगती थी। कौन कहेगा अभी पल्लवी को देखकर कि उसके 2 5 साल के बच्चे हैं। राजेश उसके गालों को प्यार से सहलाता है। एक तो पहले ही उसने अपने हाथों से कभी प्यार से तो कभी रूठ कर बहुत ज्यादा खिला दिया था, और चोरी पकड़ी ना जाए इस चक्कर में उसने और खा लिया था। वह समझ सकता था कि इस वक्त पल्लवी की क्या हालत होगी। वह आगे बढ़ा और अपनी गोद में पल्लवी को उठा लिया। पल्लवी को कोई नजर नहीं आता तो उसे अपनी बाहों को राजेश के गले में डाल दिया और कहा, मैं उठ भी नहीं पा रही थी, मुझे प्लीज बेड पर लिटा दीजिए। राजेश उसे लेकर बेडरूम में आता है, उसे बेड पर लिटा देता है। पल्लवी बिस्तर पर लेटे हुए कहती है, आपके पास कोई ऐसी दवाई है जिसे खाना तुरंत हजम हो जाता हो? मेरे पेट में बहुत दर्द हो रहा है। राजेश उसके पास बैठकर उसके माथे को सहलाते हुए कहता है, थोड़ी देर के लिए सो जाओ, शायद खाना हजम हो जाएगा तो तुम्हें ठीक लगेगा। पल्लवी राजेश के हाथों को पकड़ती है, उसके हाथों को अपने सीने से लगाकर आंखें बंद कर लेती है। थोड़ी देर में राजेश उसकी साथ सांसों के भारीपन को सुनकर समझ चुका था कि पल्लवी सो चुकी है। शकुंतला बुआ अगले दिन सुबह पल्लवी के घर पहुंची। बुआ ने घर आते ही कहा, भैया आप यहाँ पर क्या कर रहे हो? मुझे पता भी नहीं। ओम प्रकाश जी कहते, दोनों बच्चों के साथ खेलने का मन था इसलिए आ गया। और तू बता, सब कैसा है? सब ठीक है भैया? पल्लवी मान गई क्या? पल्लवी इस वक्त हॉल में ही थी। ओम प्रकाश जी कहते, नहीं नहीं मानी। शकुंतला बुआ मन ही मन खुश होती हैं। ओम प्रकाश जी से कहती है, भैया मैं एक बात कहूँ? हाँ बोल, क्या हुआ? अब पल्लवी को बार बार परेशान करना ठीक नहीं। उसने भी अपनी जिंदगी को अकेले रहना सीख लिया। मैं कहती हूँ राजेश की दूसरी शादी करवा दो। पल्लवी जो कि अपना ऑफिस का बैग पैक कर रही थी, अचानक उसके हाथ रुक जाते हैं और वह पलटकर शकुंतला बुआ की ओर देखती है। ओम प्रकाश की नज़र पल्लवी के बदले हुए व्यवहार को अच्छी तरह से समझ रहे थे। वह पल्लवी को सुनाते हुए थोड़ा जोर से बोले, बात तो तेरी सही है, अगर वह यहाँ खुश है तो रहे यहाँ पर, हम तो आते जाते रहेंगे ही। शादी करवा देनी चाहिए, आखिर कब तक हम पल्लवी को जबरदस्ती मनाने की कोशिश करते रहेंगे? हमसे तो रिश्ता टूटेगा नहीं। ये रही राजेश की बात, तुम्हारी बात सही है, राजेश की दूसरी शादी करवा देनी चाहिए। पल्लवी ओम प्रकाश जी की बात सुनकर हैरान थी। राजेश की दूसरी शादी? पल्लवी यह तो पहले भी नहीं होने देती, और अब तो खुद उसने राजेश के सामने अपनी हार स्वीकार कर लिया है। कैसे वो राजेश की शादी किसी और से होने दे? क्या वह देख पाएगी राजेश की बाहों में किसी और को? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। उसने अपने आप से कहा, राजेश सिर्फ मेरा है, मैं उसे किसी और के साथ नहीं बांटूंगी, बिल्कुल भी नहीं बांटूंगी। लेकिन क्या करूं, क्या करूं, क्या करूं? वह अपने बेडरूम में चली गई। ओम प्रकाश जी अपने दांव सही चलते हुए देखकर खुश होते हैं और अपनी बहन को कहते हैं, तुम स्वीटी को ले आओ, एक बार मैं राजेश से मिलवा दूं। शकुंतला बुआ की तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। आखिरकार आज उनकी मेहनत सफल हो गई थी। वह खुशी खुशी घर से विदा होकर दोपहर में स्वीटी को लाने की बात कहती हैं। ये बात ओम प्रकाश जी ने इतनी जोर से कही थी कि पल्लवी को भी पता था कि आज दोपहर में स्वीटी आने वाली है। पल्लवी की माँ और दादी भी वहीं थी। उन्होंने ओम प्रकाश जी की तरफ देखा तो उन्होंने पल्लवी की तरफ इशारा कर दिया। वो समझ गई थी कि ये सिर्फ पल्लवी को मनाने के लिए कहा है। पल्लवी कल भी ऑफिस नहीं गई थी, आज भी उसने ऑफिस की छुट्टी ली। वह अपने राजेश को उस स्वीटी के साथ अकेले बिल्कुल भी नहीं छोड़ सकती थी। समय के अनुसार शकुंतला बुआ स्वीटी के साथ घर आती हैं। नीले रंग की सलवार सूट में स्वीटी काफी अच्छी लग रही थी। राजेश जो कि इस वक्त अधिकतर आराम से सो रहा था, आज जाग रहा था। राजेश काम करके आराम कर रहा था। ओम प्रकाश जी उसे हॉल में बुलाते हैं। राजेश जाकर उनके बगल में बैठता है। पल्लवी का दिल धक 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 की आवाज के साथ अपने सीने से बाहर आने को तैयार था। ओम प्रकाश से राजेश कहते हैं कि यह स्वीटी है, स्वीटी से शादी कर लो। राजेश स्वीटी की तरफ देखता है, फिर पल्लवी की तरफ देखता है जो कि आस भरी नजरों से उसी को देख रही थी, लेकिन उसे पल्लवी से वादा किया था कि वह अपनी अभी
बातें किसी को सामने नहीं आने देगा, इसलिए वह कुछ नहीं बोल पाता, बस शादी से इनकार करता है। शकुंतला बुआ कहती हैं, ये जानते हुए भी कि राजेश तो बच्चों का बाप है, स्वीटी उससे शादी करने के लिए तैयार है। राजेश शकुंतला बुआ से कहता है कि उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, उससे कोई शादी करे या ना करे, वह अपनी जिंदगी में बहुत ज्यादा खुश है। ओम प्रकाश जी कहते हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि तुम शादी कर लो। राजेश अपने पापा की इस बात से हैरान था, क्योंकि वह भी जानता था कि उसके पापा ने उसे यहाँ इसलिए भेजा था ताकि वह पल्लवी को मना सके। फिर वो ऐसा क्यों कर रहे हैं उसके साथ? तभी ओम प्रकाश जी राजेश की तरफ मुस्कुरा देते हैं। राजेश समझ जाता है यह भी उसके पापा का कोई प्लान है। वह सोचने के लिए थोड़ा समय मांगता है। शकुंतला स्वीटी के साथ चली जाती है। पल्लवी बच्चों के कमरे में बैठी थी जब उसकी माँ उसके पास आती है। मैं हमेशा तुझे समझाती रही पर कभी जबरदस्ती नहीं की। आज ओम प्रकाश जी राजेश की शादी की बात कर रहे हैं, तूने भी सुना? पल्लवी हाँ में अपना सर हिला देती है। तो तेरा आखिरी फैसला है, तू नहीं जाना चाहती राजेश के पास? पल्लवी अपनी माँ की तरफ देखने लगती है। पल्लवी की माँ अच्छी तरह से जानती हैं कि उनकी बेटी राजेश को चाहती है, और जिस दिन राजेश ने थम्स अप का इशारा करके बता दिया था कि उन दोनों के बीच लगभग सब कुछ ठीक हो चुका है, तो फिर भी पल्लवी का चुप रहना उनको बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा था। वह एक औरत है और एक औरत के सामने उसके पति की शादी की बात की जाए और अगर दूसरी औरत चुप रहे तो यह कहीं भी सही नहीं होता। पल्लवी अपनी माँ को कुछ नहीं कह रही थी। पल्लवी की माँ निराश हो जाती है और उनके खड़े होते हुए कहती है, एक बात बता, तू दुनिया की सबसे खूबसूरत लड़की है क्या? कैसी बातें कर रही हैं माँ? नहीं, ऐसा नहीं है। तुमसे भी खूबसूरत लड़की इस दुनिया में है। 2 बच्चों की माँ है, कोई कुंवारी लड़की नहीं। माँ कुछ भी मत बोलो। नहीं, आज तो मैं बोलूंगी। कमी क्या है राजेश में? देखने में इतना ज्यादा हैंडसम है, पैसे वाला है। तुझे क्या लगता है उसे लड़कियों की कमी है इसलिए वह तेरे पास यहाँ पर आया है? नहीं, उसे लड़कियों की कोई भी कमी नहीं है, उसे कोई भी लड़की मिल जाएगी। राजेश इंतजार कर रहा है। एक नई अब उसकी बुआ एक नई बल्ला लेकर आ गई, स्वीटी। और क्या नाम बताती है तू? अर्पिता। तो यूं ही अभी मुंह खोले कहते हुए वह फिर से बैठ जाती है। इन सब के बावजूद एक ऐसा आदमी जिसने कभी एक गिलास पानी खुद से लेकर नहीं पिया, तुझे मनाने के लिए सिर्फ घर में नौकर की तरह काम करता है। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि तुमसे प्यार करता है और तुझे वापस अपनी जिंदगी में लाना चाहता है, उस जिंदगी में जिसे तू छोड़कर निकल आई थी। और इसके बावजूद उसके प्यार को ना समझ तू अपने घमंड में चूर होकर बैठी है। पल्लवी अब कुछ नहीं बोल पा रही थी। उसकी माँ सही तो कह रही थी। वह खुद जानती थी कि राजेश के आसपास लड़कियों का जमावड़ा लगा रहता है। वह चाहता तो किसी से भी शादी कर लेता, लेकिन फिर भी उसने मनाने के लिए उसके घर का नौकर तक बन गया। पल्लवी को अपनी सोच में खोता हुआ देखकर पल्लवी की माँ बाहर जाती हुई कहती है, मैं सिर्फ तुझे समझा सकती हूँ, बाकी तेरी अपनी मर्जी है। सच्चा प्यार जिंदगी में बार बार दस्तक नहीं देता। अगर वह तुझे मिल रहा है, तुझे उसे इतना भी नहीं भगाना चाहिए कि सामने वाला तुझसे मुंह मोड़ने पर मजबूर हो जाए। पल्लवी की माँ तो यह तक कहकर चली गई कि पल्लवी काफी देर तक अपनी माँ की कही बातों को सोचती रही। उसने राजेश के सामने तो हार स्वीकार कर ली थी अपनी तरफ से। उसे लग रहा था कि अब सब क्या कहेंगे। बड़े रुआब में घर छोड़कर गई थी, फिर वापस क्यों आ गई? पल्लवी कमरे में आती है तो राजेश इस वक्त अपने मोबाइल को स्क्रॉल कर रहा था। जब पल्लवी उसके सामने आते हुए तकिया उठाकर उसे मारते हुए कहती है, क्या कहा आपने उसे? आपको टाइम चाहिए? आप करोगे शादी? दूसरी शादी करोगे? अपने आप को दबोचते हुए राजेश कहता है, वहां पर पापा बोले शादी करो, यहाँ पर तुम बता रही हो किसी और को बात नहीं बता सकता। यार मैं करूँ तो क्या करूँ? मेरी और तुम्हारी बीच की गलतफहमी अब दूर हो गई है, तो बताओ मैं क्या करूँ? अपने आप के तकिए को जोर से दम लगाकर जमीन पर फेंक देती है और बेड पर बैठ जाती है। उसकी आंखों से आंसू बहने लगते हैं। राजेश उसे अपने करीब खींचता है पर पल्लवी उसके करीब नहीं जाती। राजेश उठकर जाने के लिए आगे बढ़ने ही वाला होता है तो पल्लवी उसके हाथ को पकड़कर अपनी तरफ खींचती है और उसके गले लगकर कहती है, मैं कैसे देखूंगी मैं तुम्हें किसी और का होते हुए? मैं नहीं देख सकती आपकी शादी किसी और से होते हुए। राजेश पल्लवी के बालों को सहलाकर उसकी पीठ पर धीरे धीरे हाथ फिराते हुए कहता है, तुम एक बार सिर्फ मुझे कह दो कि मैं दूसरों के सामने इस बात को एक्सेप्ट कर सकता हूँ कि मेरी और तुम्हारे बीच की गलतफहमी दूर हो गई है। तुम्हें कुछ नहीं करना। पल्लवी ने सब
मैं हैंडल कर लूंगा। पल्लवी राजेश को छोड़कर अब सर झुकाए बैठी थी। राजेश उसके चेहरे को थोड़ा सा ऊपर करते हुए कहता है, संभाल लूं मैं अपने हिसाब से सब कुछ। पल्लवी ना नहीं कह सकती थी। ना कहने का मतलब शकुंतला बुआ की उसे स्वीटी से राजेश की शादी की बात करनी थी। पल्लवी हाँ में 3-4 बार अपना सर हिला देती है। राजेश मुस्कुराकर पल्लवी को अपनी गोद में लेता है। राजेश पल्लवी से कहता है, अब तुम्हें टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है। अब सब कुछ मैं अपने हिसाब से संभाल लूंगा। तुम बस अब अपने घर चलने की तैयारी करो। पल्लवी मुस्कुराकर अपने हाथों को राजेश के गले में डालकर उसके कंधे पर अपना सर रख लेती है। राजेश सवेरे उठकर बिना नहाए कहीं बाहर चला गया था। पल्लवी आज सबके लिए चाय बनाकर लाती है। ओम प्रकाश जी को भी वापस जाना था तो वो भी चाय पीने के लिए बैठ जाते हैं। पल्लवी उनके पैंट में सैंडविच डालते हुए कहती है, राजेश कहाँ गए हैं, बताया उन्होंने आपको? वह सुबह से ही घर पर नहीं है। तभी दरवाजे से आवाज आती है, क्योंकि आज कुछ काम करने गया था। सभी उसकी तरफ देखते हैं। राजेश के पीछे 4-5 लोग उसके घर में एंटर करते हैं। सभी ने यूनिफॉर्म जैसे कपड़े पहन रखे थे। राजेश कहता है, यह मूवर्स एंड पैकर्स वाले हैं। राजेश उन आदमियों से कहता है, आपको इस घर का हर एक चीज को पैक करना है और संभाल के पैक करना, कोई नुकसान ना हो। वह 5 आदमी अपना सर झुकाकर कहते हैं, जी सर, और अपने काम के लिए बच्चों वाले कमरे की तरफ चले जाते हैं। ओम प्रकाश जी राजेश से कहते हैं, यह सब क्या है राजेश? राजेश कहता है, पल्लवी अपने घर जाएगी पापा। ओम प्रकाश जी पल्लवी की तरफ देखते हैं। राजेश को अपनी बात इतनी जल्दी और बिना झिझक रखने से पहले एक टक राजेश की तरफ देखती रही। राजेश मुस्कुराकर कहता है, घर की लक्ष्मी 5 साल तक घर से दूर रही है, अब और नहीं। सारा सामान यह लोग पैक कर लेंगे। तुम अपने डॉक्यूमेंट और ज्वेलरी ले लो। तुम हमारे साथ चल रही हो। पल्लवी बिल्कुल मना नहीं करती। ओम प्रकाश जी और उसकी माँ और दादी सभी पल्लवी की तरफ ही देख रहे थे। पल्लवी सबको अपनी तरफ देखता पाकर सर झुका लेती है। राजेश आता है और पल्लवी के हाथों को पकड़कर कहता है, मैं चाहूंगा इस बारे में कोई कुछ बात ना करे, और अगर आपको कुछ पूछना भी हो तो मुझसे पूछे। पल्लवी राजेश की तरफ अपना चेहरा करके उसे देखने लगती है, जो कि पल्लवी को लगभग हर सवाल से बचा रहा था। ओम प्रकाश जी राजेश से कहते हैं, अरे हम क्यों कोई सवाल पूछेंगे, उसका घर है, जब उसकी मर्जी हो आ सकती हो। मैं तो चाहता ही था कि वह घर आ जाए। कहकर वह दोनों बच्चों को देखकर कहते हैं, तो बच्चे आज आपके स्कूल की छुट्टी और दादाजी की भी छुट्टी। आज हम सब साथ में अपने घर जाएंगे। दोनों बच्चे दादाजी के दोनों हाथों को पकड़ लेते हैं। ओम प्रकाश जी राजेश और पल्लवी से कहते हैं, मैं दोनों बच्चों को और समधन और माँ जी को लेकर घर जा रहा हूँ। तुम दोनों दूसरी गाड़ी में आ जाना। राजेश हाँ में अपनी गर्दन हिला देता है। पल्लवी जैसे देखती है कि वह सभी दरवाजे से बाहर निकल गए हैं, वह झट से राजेश को अपने गले से लगा लेती है। राजेश उसके कंधों को कस के पकड़कर उसके माथे को सहलाते हुए कहता है, क्या हुआ? थैंक यू, आपने मुझे एम्बेरस होने से बचा लिया। राजेश यूं ही उसके माथे को प्यार से सहलाते हुए कहता है, तुम बिल्कुल एम्बेरस नहीं होगी और ना ही कोई तुमसे कुछ पूछेगा, और अगर कोई पूछे तो तुम्हारे पास एक बेहतरीन जवाब है। पल्लवी अपना सर ऊपर करके राजेश की तरफ देखती है तो राजेश उसके गाल को अपने हाथों में लेते हुए कहता है, प्रकाश हाउस तुम्हारा है और तुम्हारा ही रहेगा, और यह राजेश प्रकाश भी तुम्हारा है, और अपनी चीजों को फिर से पाना गलत तो नहीं होता। कहकर राजेश ने पल्लवी के माथे को चूमा और फिर से उसे अपने सीने से लगा लिया। शाम होने तक सारा सामान भी प्रकाश हाउस में आ चुका था। पल्लवी और राजेश भी घर से पहले बहुत सारे फर्नीचर थे, लेकिन क्योंकि पल्लवी ने इतने सालों की मेहनत से उन सभी चीजों को खरीदा होगा, यह सोचकर राजेश वहां के हर छोटी सी छोटी चीज को अपने साथ ले आया, और पल्लवी की जिम्मेदारी थी उन चीजों को कहाँ और कैसे रखना चाहती है। सब फुर्सत में इन सभी कामों में करने के लिए बहाना देकर पल्लवी उन सब चीजों को स्टोर रूम में रखवा देती है। पल्लवी आज 5 साल बाद प्रकाश हाउस आई थी। पूरा घर बिल्कुल वैसा ही था जैसा पल्लवी छोड़कर गई थी। यहाँ तक कि घर के पर्दे तक नहीं बदले थे। वो पर्दे जो हर साल दिवाली के वक्त बदल दिए जाते थे और नए पर्दों को लगा दिया जाता था। पल्लवी को बहुत अजीब लगा कि 5 साल होने पर भी घर के पर्दे अभी तक वही हैं। राजेश उसकी बातों को समझते हुए कहता है, दिवाली में लक्ष्मी पूजा के दिन इस घर के पर्दे बदले जाते थे, और जब लक्ष्मी नहीं थी तो यह सब करने वाला भी कोई नहीं था। अब तुम्हारी जिम्मेदारी है, 1 महीने बाद ही तो दिवाली है, तुम कर लेना अपने हिसाब से तुम्हें जो करना हो। कहकर पल्लवी के हाथों को पकड़ता है और उसे लेकर अपने बेडरूम की ओर बढ़ जाता है। यहाँ बच्चे भी अपने कमरे को देखकर बहुत
हँसते हैं और खुश होते हैं। उनका यह कमरा पिछले कमरे से कई गुना ज़्यादा बड़ा था। दोनों के अलग-अलग बेड, अलग-अलग खिलौने, सब चीज़ों को देखकर बच्चे बहुत ज़्यादा खुश थे। यहाँ पल्लवी ने जब अपने बेडरूम में कदम रखा तो उसे फिर से ऐसा लगा कि वह 5 साल पहले वाली ज़िंदगी में आ गई। यहाँ भी कुछ भी नहीं बदला था, सब कुछ वही था जो 5 साल पहले था। राजेश पल्लवी को हक करके कहता है, "तो तुम अपने घर आ गई?" पल्लवी हाँ में अपना सर हिलाती है और राजेश की खुशबू में खो जाती है। आज इतनी दिनों बाद कुछ पहले जैसा था। प्रियंका को जब यह बात पता चली तो वो भी अपने मायके आने का प्लान बनाती है। रात को खाना खाने के बाद विशाल और प्रियंका पल्लवी से मिलने के लिए निकल जाते हैं। दोनों जब प्रकाश हाउस पहुंचे तो उनका भी खाना हो चुका था और खाना खाकर पल्लवी नौकरों की हेल्प से सभी बर्तन को किचन में लगवा रही थी। जब प्रियंका उसे अपने गले लगाते हुए कहती है, भाभी मैं बहुत खुश हूँ आपके लिए। पल्लवी भी खुश थी। आखिर उसकी नंद और सहेली दोनों ही इस वक्त उसके सामने थे। तभी विशाल भी पीछे खड़ा था। विशाल चाहता था पल्लवी को अपने गले लगाना, पर वह फिर से अब उस तरह की मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं चाहता था। राजेश जो कि इस वक्त वहीं खड़ा था बखूबी समझ रहा था पल्लवी और विशाल को देखकर कि वह दोनों इस वक्त क्या सोच रहे हैं। पीछे खड़े आवाज देते हुए कहता है, अब तुम दोनों इस तरह से ऑकवर्ड सी फीलिंग के साथ मुझे और ज्यादा गिल्टी फील मत करवाओ। मुझे फिर से अपने आप पर गुस्सा आने लगेगा। राजेश की बात सुनकर विशाल पलटकर उसकी तरफ देखता है और राजेश उसके कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, तूने कहा था ना कि दोस्त है तेरी, तो जिस तरह पहले दोस्ती रखता था वो दोस्ती अभी भी रख सकता है। विशाल आगे बढ़ता है और पल्लवी को अपने गले से लगाते हुए कहता है, तुझे पता नहीं है मैंने अपने दोस्तों को कितना मिस किया। कितनी सारी बातें थी जो सिर्फ तू ही सुन सकती थी। पल्लवी अपने आप को छुड़ाते हुए कहती है, विशाल को देखते हुए कहती है, क्यों? तू प्रियंका से भी तो बात कर सकता था। विशाल प्रियंका की तरफ देखते हुए कहता है, यह बीबी ज्यादा बन गई है, तुझे पता नहीं है। इसमें अब दोस्तों वाली कोई भी क्वालिटी नहीं है और बीवी वाली क्वालिटी ज्यादा हो गई है। प्रियंका उन दोनों को देखकर गुस्से से पलटते हुए कहती है, तुम दोनों मिले नहीं कि मेरी बुराइयां करने लग गए। प्रियंका एक तरफ से पल्लवी और दूसरी तरफ से विशाल जाकर गले लगा लेते हैं। राजेश आकर उन तीनों को ज्वाइन कर लेता है और चारों इस वक्त एक दूसरे के गले से लिपटे हुए थे। ओम प्रकाश जी डाइनिंग टेबल के पास बैठे अपने परिवार को फिर से हंसते खिलता हुआ देखकर खुश थे, पर एक चिंगारी जिसे उन्होंने कभी थोड़ी सी हवा दी थी, शकुंतला बुआ वाली, वह अभी आने को तैयार थे। विशाल और प्रियंका के जाने के बाद वह पल्लवी बच्चों को सुलाकर अपने बेडरूम में आती है। वह बेडरूम को देखकर चौंक गई थी। बेडरूम बहुत ही खूबसूरती से सजाया गया था। टेबल्स के पास खुशबूदार मोमबत्तियां जल रही थी। दीवारों पर वेलकम जान लिखा हुआ था। बिस्तर पर मोगरे के फूल और गुलाब की पंखुड़ियां बिछी हुई थी। पल्लवी के कदम जैसे दरवाजे पर ही रुक गए थे। उसने एक बार नजर घुमाकर पूरे कमरे को देखा। राजेश ही नजर नहीं आया। वह धीरे से अंदर आती है कि खट की आवाज के साथ दरवाजा बंद हो गया। पल्लवी पीछे पलटी, दरवाजे से सट के राजेश खड़ा था। पल्लवी राजेश को देखकर कहती है, आप यहाँ थे? कब से इंतजार कर रहा हूँ, कहते हुए वह पल्लवी को अपनी गोद में उठा लेता है। पल्लवी अपने दोनों बाजुओं को राजेश के गले में लपेटे हुए कहती है, यह सब क्या है राजेश? यह सब सुहागरात के दिन होता है, तुम्हें पता नहीं यह बात? पल्लवी शर्मा के पहले तो अपने चेहरे को झुका लेती है और फिर सुहागरात की बात सुनते ही उसकी फिर से राजेश की तरफ देखकर कहती है, हमारी सुहागरात आज से 7 साल पहले हो चुकी थी। हाँ, पिछले 5 साल में मेरी बीबी मेरे पास नहीं थी और जब से मानी है तब से करीब भी नहीं आने दे रही। तो मेरी तो आज सेकंड सुहागरात हो गई ना। राजेश की बात सुनकर पल्लवी अपने मुक्के से राजेश के सीने पर मारते हुए कहती है, कितनी गंदी बातें करते हैं आप। अरे बीबी से बात कर रहा हूँ और रोमांटिक बात कर रहा हूँ, इसमें अच्छी और गंदी बात वाली कौन सी बात है? कहते हुए अब तक राजेश बेड तक आ चुका था। उसने पल्लवी को बेड पर बिठाया और उसके पास बैठ गया। उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर चूमता है। पल्लवी शर्मा कर सिर को झुका लेती है। राजेश आगे बढ़ता है और कमरे के लैंप को बंद कर देता है। वह दूरी जो इतने दिनों से उनके बीच में थी, आज दोनों ने वो दूरी खत्म कर दी। इस बात से अनजान की सुबह शकुंतला बुआ आकर अपना तीर छोड़ने वाली हैं। शकुंतला बुआ अगले दिन पल्लवी के घर पहुंची, जहां इस वक्त ताला लगा हुआ था। शकुंतला बुआ ओम प्रकाश जी को कॉल करती हैं। वह बताते हैं कि वह प्रकाश हाउस में आ चुके हैं। शकुंतला बुआ भी प्रकाश हाउस के लिए निकल जाती हैं।
उनके साथ आज स्वीटी भी थी। आज शकुंतला बुआ शादी की बात करना चाहती थी। अपने साथ ही वह स्वीटी की कुंडली लेकर आई थी। प्रकाश हाउस आते ही शकुंतला के तो जैसे कदम आगे बढ़ ही नहीं रहे थे, क्योंकि उन्हें इस वक्त सामने सोफे पर पल्लवी बैठी हुई दिखी, जो कि अपनी माँ और दादी से बातें कर रही थी। शकुंतला बुआ धीरे धीरे कदमों को बढ़ाते हुए आगे आई। पल्लवी ने उनको देखा। पल्लवी पहले तो शकुंतला बुआ से कुछ नहीं कहती थी, पर अब जब से पता है कि शकुंतला बुआ स्वीटी की शादी राजेश से करवाना चाहती है, तो भला कौन सी औरत उस औरत को प्यार और इज्जत देगी जो उसे उसका पति छीनकर किसी और को देना चाहता है। पल्लवी उठकर खड़ी हुई और बोली, अरे बुआ जी, आप आइए ना। शकुंतला बुआ आकर अपनी जगह पर बैठती हैं और पल्लवी की माँ और दादी को देखते हुए कहती हैं, आप सब यहाँ पर अचानक, क्या बात है? पल्लवी उन दोनों को बोलने से पहले ही बोलती है, अब मेरी माँ और दादी मेरे साथ ही रहेंगे, आखिर मेरे सिवा उनका है ही कौन? शकुंतला बुआ पल्लवी से कहती हैं, तो तुम यहाँ क्या कर रही हो? तुम तो चली गई थी ना राजेश को छोड़कर। पल्लवी भी आराम से सोफे पर बैठती हुई शकुंतला बुआ से कहती है, पागल थी मैं जो अपना घर छोड़कर चली गई थी, लेकिन अब मैं होश में आ गई हूँ। अब मुझे पता है कि अपना घर और अपने पति को कभी भी नहीं छोड़ना चाहिए। पहली बार पल्लवी शकुंतला बुआ से इस तरह से बात कर रही थी, वरना आज से पहले तो शकुंतला बुआ जो कहती, पल्लवी जी हाँ, जी हाँ, हाँ जी बिल्कुल, एक शब्द में जवाब देकर जाया करती थी। स्वीटी पल्लवी से कहती है, तो क्या अब तुम राजेश जी के साथ रहने वाली हो? पल्लवी हाँ में अपने चेहरे को हिलाते हुए कहती है, बिल्कुल, पति है मेरा वो, उनके साथ ही रहूंगी, तो और कहाँ रहूंगी? शकुंतला बुआ खड़ी होकर चारों तरफ देखते हुए कहती हैं, भैया कहाँ हैं आप? भैया 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 कहाँ हैं आप? पल्लवी की दादी कहती हैं, वह बाहर गए हैं, घर पर इस वक्त कोई नहीं है, हम तीनों ही हैं खाली। शकुंतला बुआ वहां पर बैठते हुए कहती हैं, आप लोगों ने फिर से राजेश को फंसा ही लिया अपनी बातों में। पल्लवी की माँ को उनकी बातें बिल्कुल भी पसंद नहीं आई। वह शकुंतला बुआ से कहती हैं, ये फंसाने का या उलझाने का कोई मामला ही नहीं है, हम नहीं करते ये सब काम। मेरी बेटी बीवी है राजेश की, और राजेश पूरे हक और प्यार से उसे यहाँ पर लेकर आया है। उनका रिश्ता किसी भी तरह से गलत नहीं है कि आप फंसाने जैसे शब्दों का इस्तेमाल करें। शकुंतला बुआ को आज झटके पर झटका लग रहा था। जहां आज पल्लवी भी उन्हें जवाब दे रही थी, वहीं पल्लवी की माँ की तरफ से भी उन्हें करारा जवाब मिला। स्वीटी का तो मन पल्लवी के घर को देखते ही आधा खराब हो चुका था, और आधा यह जानकर खराब हो गया था कि राजेश उन लोगों को लेकर यहाँ पर आ गया है। इसका मतलब वह लोग इतने सालों से इस भरोसे पे थे कि राजेश उसे कभी ना कभी शादी कर ही लेगा, अब वह नहीं करने वाला है। स्वीटी खड़ा होकर शकुंतला बुआ की तरफ देखते हुए कहती है, मुझे लगता है कि हमें चलना चाहिए शकुंतला बुआ। स्वीटी के बैठने के लिए कहती हैं, तू बैठ, मैं भैया से बात करके आती हूँ। स्वीटी इससे ज्यादा अपनी इंसल्ट और नहीं करवाना चाहती थी। वह बाहर निकलते हुए कहती है, सॉरी आंटी, लेकिन मुझे अब जाना है, इससे ज्यादा और मैं यहाँ पर रुक नहीं सकती, कहकर वह चली गई। शकुंतला अभी भी अकेले बैठे बैठे क्या करती, बातें तो फोन पर भी अपने भाई से कर ही सकती थी, इसलिए वह भी कुछ ना बोले चुपचाप वहां से चली जाती है। पल्लवी की माँ और दादी पल्लवी की तरफ देखते हैं और फिर तीनों एक साथ ठहाके मारकर हंसने लगते हैं। तीनों ने पहले ही तय कर लिया था कि अगर शकुंतला जी आए तो कौन क्या जवाब देगा, क्योंकि एक बात तो तय थी कि राजेश स्वीटी से शादी करने के लिए बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं था, और वह पल्लवी को बहुत ज्यादा चाहता था। ओम प्रकाश जी घर आते हैं तो पल्लवी बता देती है कि शकुंतला बुआ आई थी, और उनके बीच क्या बातें हुई वह भी उन्हें बता देती है। पल्लवी नहीं चाहती थी कि शकुंतला बुआ अपनी तरफ से कुछ कहें और बाद में सब कुछ सबके बीच में गलतफहमी हो। राजेश पल्लवी के हाथ को और वह कुर्सी पर बिठाते हुए कहता है, ठीक है, जो तुमने कहा बिल्कुल ठीक था। मैं बुआ से बात करता हूँ और उन्हें कह दूंगा कि मुझे दूसरी शादी नहीं करनी। जिंदगी फिर से पटरी पर आने लगी थी, सब कुछ अच्छा चल रहा था। विशाल और प्रियंका भी आया जाया करते थे। इसी बहाने पल्लवी को अपने बड़े बेटे मोक्ष का भी प्यार मिल रहा था। मोक्ष पल्लवी को मामी कहता था, लेकिन जब पल्लवी उसे अपने गले से लगाती थी तो उस पल्लवी को इस बात की खुशी थी कि क्या वह अपने बेटे को भी देख सकती है, छू सकती है, उसे प्यार कर सकती है। पल्लवी की इस ममता को प्रियंका भी समझती थी, इसलिए उसने कभी उन दोनों के बीच आने की कोशिश नहीं की। तीनों बच्चों की आपस में काफी अच्छी दोस्ती हो गई थी। तीनों एक ही स्कूल में पढ़ते थे, इस कारण
दिनों दिन दोस्ती बढ़ती ही जा रही थी। अब उन्हें पता चला कि वह एक दूसरे के रिश्तेदार भी हैं और रिश्ते में भाई बहन भी लगते हैं, तो उनकी खुशी दोगुनी हो गई थी। यह बात तो पहले ही तय हो गई थी कि मोक्ष को कभी नहीं बताया जाएगा कि उसके पापा मम्मी पल्लवी और राजेश हैं, हमेशा ही प्रियंका और विशाल का बेटा ही रहेगा। इस तरह उनके दिन खुशी में कटने लगे। इन्हीं सबके बीच मिली पल्लवी को एक और खबर, जो कहने के लिए तो खुशखबरी थी पर पल्लवी के लिए एक बहुत बड़ा झटका था। स्कूल से आते ही पल्लवी को चक्कर आ गया। प्रियंका इस वक्त उसे लेकर हॉस्पिटल गई। वह जिद करके उसे अस्पताल लेकर गई। प्रियंका पूरे रास्ते उसे डांटती रही, क्यों अपना ख्याल नहीं रखती, दोनों बच्चों के चक्कर में अपनी परवाह नहीं करती, और पल्लवी मासूमियत से उसे डांट को सुन रही थी। दोनों डॉक्टर के पास जाते हैं। प्रियंका डॉक्टर को बताती है कि पल्लवी को चक्कर आ गया, और पल्लवी ने बताया कि उससे इससे पहले एक दो बार चक्कर जैसा महसूस हुआ था। डॉक्टर गौर से पल्लवी को देखते हैं और फिर पूछते हैं, आपके पीरियड्स कब आए थे? पीरियड्स का जिक्र सुनते ही पल्लवी के तो मानो होश ही उड़ गए थे। अपनी जिंदगी में इन दिनों हो रहे उथल-पुथल और खुशियों को समेटने में वह यह तो भूल ही गई थी कि उसके पीरियड को मिस हुए 1 हफ्ते से ज़्यादा हो चुका है। उसका दिमाग जैसे ब्लैंक हो चुका था। वह डॉक्टर को एकटक देखती रही पर कोई जवाब ना दे पाए। प्रियंका पल्लवी को कंधे को पकड़कर उसे हिलाते हुए कहती है, क्या हुआ डॉक्टर? कुछ पूछ रही हैं पल्लवी? जवाब दो पल्लवी। पल्लवी को जवाब देना कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि वह क्या बोले। वह एकटक सिर्फ प्रियंका की ओर देख रही थी और उसकी तरफ देखकर उसे अपनी गर्दन को ना ही हिला दिया। प्रियंका को कुछ समझ नहीं आया तो वह डॉक्टर की तरफ देखने लगी। पल्लवी भी डॉक्टर की तरफ अपना चेहरा करती है, फिर अपनी गर्दन ना में हिलाते हुए कहती है, डॉक्टर। डॉक्टर ने कहा, जी कहिए डॉक्टर। डॉक्टर प्लीज मेरी मदद कीजिए, क्या हुआ? कुछ हुआ है आपको? डॉक्टर ने घबराते हुए कहा। पल्लवी प्रियंका भी पल्लवी के दोनों हाथों को पकड़कर खड़े हुए थी। कहती है, पल्लवी भाभी क्या हुआ आपको? जल्दी बताइए, मुझे घबरा क्यों रही हो? पल्लवी अपनी कुर्सी से खड़े होकर डॉक्टर और प्रियंका दोनों की तरफ देखते हुए कहती है, तुम दोनों को जो घबराहट हो रही है वह बहुत कम है इस वक्त जो मुझे घबराहट हो रही है। हे भगवान, मैं क्या करूं? प्रियंका को लगभग चक्कर ही आने वाला था। वह डॉक्टर की चेयर के बगल में रखे हुए चेयर पर बैठती है और कहती है, पल्लवी भाभी डरा रही हो, मुझे बताओ क्या बात है? पल्लवी जोर जोर से रोने लगी। अब डॉक्टर और प्रियंका दोनों भी दौड़कर आते हैं। प्रियंका उसकी पीठ को सहलाते हुए उसके गले लगकर कहती है, क्या हुआ? पल्लवी जो कि अब सुबक सुबक कर रो रही थी, बिना कुछ बोले बस प्रियंका को अपने गले लगाए पकड़कर रोती ही जा रही थी। डॉक्टर भी पल्लवी की हालत देखकर काफी घबरा गए थे। पल्लवी जब शांत हुई तो पल्लवी को कुर्सी पर बिठाकर प्रियंका ने पानी का गिलास उसकी तरफ बढ़ा दिया। पल्लवी एक घूंट में ही सारा पानी को खत्म करते हुए कहती है, मैं। प्रियंका का सब्र अब तक जवाब दे चुका था। वह जोर से चिल्लाती हुई बोली, हाँ भाभी, मैं क्या? प्रियंका लगभग चीख पड़ी थी। पल्लवी डॉक्टर की तरफ देखते हुए कहती है, मैं प्रेग्नेंट हूँ। डॉक्टर और प्रियंका दोनों पल्लवी की तरफ देखने लगते हैं, मानो उन्होंने क्या कुछ ना सोच लिया हो, और अचानक पल्लवी के मुंह से प्रेग्नेंट वाली बात सुनकर वह दोनों पल्लवी को खा जाने वाली नजरों से देख रहे थे। प्रियंका तो इतनी ज्यादा घबरा गई थी कि जाने उसने कौन कौन सी बीमारियों के नाम अपने दिमाग में चलने शुरू कर दिए थे। वही हाल में डॉक्टर का भी था। तभी प्रियंका के मन में क्लिक होता है कि पल्लवी ने कहा, मैं प्रेग्नेंट हूँ। वह खुशी से चीखती हुई कहती है, क्या सच में? कहते हुए वो पल्लवी को अपने गले से लगा लेती है। डॉक्टर पूछती हैं, आपको पक्का यकीन है कि आप प्रेग्नेंट है? पल्लवी अपने सर को हिलाते हुए कहती है, आप एक बार चेक करके कंफर्म कर लीजिए। मेरे साथ कभी भी ऐसा नहीं होता। मेरे पीरियड 10 दिन पहले ही मिस हो चुके हैं। और ऐसा डॉक्टर सिस्टर को बुलाती है और कुछ रिपोर्ट्स के बाद डॉक्टर कंफर्म करती है कि पल्लवी सच में प्रेग्नेंट है। यहाँ पर खबर सुनकर प्रियंका जितनी खुश थी, खुशी से नाच रही थी, पल्लवी उतनी ही ज्यादा घबरा रही थी। अब घबराहट के मारे उसके हाथ पैर बहुत ज्यादा कांप रहे थे और काम करना बंद कर दिए थे। उसने मन ही मन जाने कितनी गालियां अब तक राजेश को दे दी होगी। पल्लवी का उतरा हुआ चेहरा देखकर प्रियंका कहती है, इतनी खुशी की बात है कि आप इस तरह से मुंह फुलाकर क्यों घूम रही हो? पल्लवी प्रियंका से कहती है, मेरे तो 2 बच्चे पहले ही हैं और फिर से समझ रही हो, आज के जमाने में किसी को 3 बच्चे होते हैं? प्रियंका के मुंह से निकला, हाँ, एक हुआ, तब तो 3 ही होंगे ना। पर सोचो इस बार भी ट्रिपलेट हुए तो क्या होगा? प्रियंका के मुंह से सब निकले कि पल्लवी की तुम्हारे होश उड़ गए।
एकटक प्रियंका को देख रही थी। 3-3 बच्चे और 2 मेरे पास है पहले से ही, मतलब 5 बच्चे। पल्लवी अब अपने आप को 5 बच्चों के साथ इमेजिन करने लगी थी। शौर्य और मीरा। शौर्य उसे टिफ़िन देने के लिए कह रहा था तो मीरा उसके बालों की चोटी करने के लिए कह रही थी। जबकि बिस्तर पर बैठी हुई पल्लवी के गोद में एक बच्चा जो उसे दूध पिलाने के लिए उसके दुपट्टे को खींच रहा था, दूसरा बच्चा उसकी गोद से नीचे उतर के जा रहा था और तीसरा बच्चा बिस्तर पर बैठे अपने हाथ पैर पटक रहा था क्योंकि उसका डायपर चेंज करवाना था। पल्लवी के बाल इस वक्त पूरी तरह बिखरे हुए थे और उसके कपड़े पूरी तरह अस्त-व्यस्त थे और वह गुस्से से राजेश को देख रही थी जो कि आराम से सोफे पर बैठा हुआ लैपटॉप पे अपने ऑफिस का काम कर रहा था। तभी उसके कानों में आवाज़ आती है, भाभी भाभी भाभी, कहाँ खो गई? पल्लवी मानो जैसे होश में आई, उसने प्रियंका की तरफ देखा और कहा, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता क्या? प्रियंका ने अपनी आंखें बड़ी करते हुए पूछा, नहीं नहीं, यह सब नहीं हो सकता। कहते हुए पल्लवी वहां से भाग जाती है। प्रियंका भी उसके पीछे पीछे चलते हुए आती है। पल्लवी अपनी गाड़ी में बैठकर निकल जाती है। प्रियंका भी उसे जाते हुए देखकर हैरान हो गई थी। प्रियंका ये खुशखबरी विशाल को सुनाती है। विशाल ये सुनकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। प्रियंका विशाल से कहती है, रात को हम सब भाभी को कांग्रेचुलेशन करने के लिए उनके घर पर जाएँगे। ठीक है ना? आप जल्दी आ जाना। विशाल हाँ कहकर फ़ोन रख देता है। वह राजेश को फ़ोन करने की सोचता है, फिर यह सोचकर कि पल्लवी का हक है। यह गुड न्यूज़ पहले पल्लवी ही राजेश को सुनाए और राजेश को कॉल नहीं करता। यहाँ पल्लवी तेज़ी से गाड़ी चलाते हुए घर पहुँचती है। गाड़ी को नीचे पार्क करके वह दौड़ते हुए अपने घर के अंदर जाए, जहाँ उसकी माँ और दादी माँ उसे देखकर आवाज़ देते हैं, पर अपनी माँ और दादी की आवाज़ को नज़रअंदाज करके वह अपने कमरे की ओर भाग जाती है और अपने कमरे का दरवाज़ा बंद करके बिस्तर पर लेट-लेट कर ज़ोर-ज़ोर से रोने लगती है। कुछ देर बाद उसके रोने की आवाज़ शांत हो गई थी, लेकिन वह अभी भी कमरे में ही बैठी थी। उसकी माँ जितनी बार उसे बुलाने के लिए आती, वह यह कहकर कुछ देर मैं अकेली रहना चाहती हूँ, अपनी माँ और दादी को फिर से भेज दिया करती थी। शाम को जब राजेश और ओम प्रकाश जी घर पर आए तो पल्लवी की माँ और दादी ने उन्हें बताया कि पल्लवी जब से स्कूल से आई है तब से बहुत ज़्यादा परेशान है, यहाँ तक कि बच्चों को लेने के लिए भी स्कूल नहीं गई, बल्कि उन्होंने ड्राइवर को ही भेज दिया था। पल्लवी राजेश की चिंता करता है और वह अपने कमरे में जाता है, जहाँ पल्लवी इस वक्त बिस्तर पर लेटे हुए कुछ सोच रही थी। पल्लवी क्या हुआ तुम्हें? राजेश अंदर आते हुए बोला। पल्लवी ने जब राजेश की आवाज़ सुनी तो उसकी तरफ देखती है। पल्लवी की आंखें गुस्से से भरी हुई थी। राजेश पल्लवी की ओर देख कर आगे बढ़ता है। पल्लवी उठकर बिस्तर पर बैठती है और पीछे से तकिया लेकर राजेश की तरफ फेंकते हुए कहती है, दूर रहिए, मेरे पास भी मत आना राजेश। राजेश तकिए को कैच करता है और बगल में सोफे पर फेंकते हुए कहता है, क्या हुआ है? इतनी परेशान क्यों हो? पल्लवी गुस्से से एक-एक करके बिस्तर पर पड़े हुए 6-7 कुशन और तकिए राजेश को फेंक चुकी थी। राजेश एक-एक करके पकड़ता जा रहा था और अपनी चारों तरफ पल्लवी को कुछ भी नहीं मिला तो उसने टेबल पर अलार्म क्लॉक देखा। उसे अलार्म क्लॉक को उठाकर वह जैसे ही राजेश पर मारने वाली थी, राजेश चिल्लाया, मुझे चोट लग गई। ओह! मैं मर गया। पल्लवी के हाथ में जो घड़ी को फेंकने के ऊपर उठाया था, राजेश की बात सुनते ही रुक गई। वह उस घड़ी को देखती है, फिर वापस टेबल पर रखते हुए अपने दोनों हाथों को मुंह में छुपाए रोने लगती है। राजेश उसके पास आकर प्यार से उसके चेहरे को ऊपर कर अपनी तरफ घुमाते हुए कहता है, क्या हुआ पल्लवी? पल्लवी अपने दोनों हाथों को चेहरे से हटाती है और राजेश की तरफ देखने लगती है। उसे सिर्फ राजेश पर गुस्सा आता है। वह राजेश के सीने पर जाने कितनी बार मार चुकी होगी, ज़्यादा परेशान है। भले इससे राजेश को कोई दर्द नहीं हो रहा था, लेकिन वह समझ रहा था कि पल्लवी इस वक़्त बहुत, बहुत, बहुत बुरे सदमे में है और वह चीखता है, अपने सीने से लगा लेता है। पल्लवी अपने दोनों हाथों से उसकी पीठ पर मुक्के मारने लगी थी। राजेश कुछ नहीं कह रहा था, बस उसको बालों को सहलाता जा रहा था। धीरे-धीरे पल्लवी का मारना बंद हो जाता है और राजेश को कस के पकड़कर अपने गले से लगाते हुए कहती है, आई एम सॉरी, मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है इसलिए। राजेश इसी तरह पकड़े हुए उसके माथे को सहलाते हुए कहता है, आई एम अंडरस्टैंड, कोई बात नहीं, सिर्फ बताओ परेशान क्यों हो? आपकी वजह से, सिर्फ आपकी ही वजह से परेशान हूँ मैं। राजेश पल्लवी के चेहरे को थोड़ा सा ऊपर उठाता है। वह अभी उसके सीने से लगी हुई थी। राजेश अपनी गर्दन झुकाकर उसके माथे को चूमते हुए कहता है, और मैंने ऐसा क्या कर दिया कि तुम मेरी वजह से परेशान हो? पल्लवी अपने आप को थोड़ा सा ढीला छोड़ दिया। राजेश ने अपने आप को अलग कर दिया। इस वक्त दोनों आमने सामने बैठे थे।
क्या हुआ? तुम बताओगी नहीं तो मैं समझूँगा कैसे कि क्या हुआ है? बताओ तभी तो सॉल्यूशन बताऊँगा। आज मैं डॉक्टर के पास गई थी, डॉक्टर का नाम सुनते ही राजेश डरते हुए कहता है, क्या हुआ? तुम ठीक तो हो ना? माँ अंदर आते हुए कहती है, पल्लवी तुम ठीक हो ना? पल्लवी उन दोनों को देखती है और फिर दरवाजे की ओर देखती है, जहाँ पर ओम प्रकाश जी खड़े थे। वह अंदर नहीं आए, पर दरवाजे के बाहर ही खड़े उन दोनों की को देख रहे थे। मैं ठीक हूँ, सबके चेहरे पर अपनी नज़रें घुमाते हुए कहा। तो फिर इतना परेशान क्यों हो? राजेश उसके बिखरे हुए बालों को ठीक करते हुए कहता है। दादी वही बगल में कुर्सी पर बैठ चुकी थी। पल्लवी एक बार सभी की नज़रों में देखती है, फिर राजेश की तरफ देखकर कहती है, मैं फिर से माँ बनने वाली हूँ। यह सुनते ही राजेश एक पल के लिए तो सुन्न हो गया, लेकिन जब उसे समझ में आया कि पल्लवी माँ बनने वाली है, इसका मतलब वह पापा बनने वाला है, तो खुशी से उठते हुए कहता है, क्या सच में ये खुशी की बात है पल्लवी? पल्लवी यह सुनकर ओम प्रकाश जी भी अंदर की तरफ आते हुए कहते हैं, इतनी बड़ी खुशखबरी और तुम इतनी उदास हो? दादी भी खुशी से पल्लवी की ओर देख रही थी। पल्लवी की माँ अपनी बेटी की उदासी को समझ रही थी, पर यह इतनी बड़ी भी कोई मुसीबत नहीं थी जिसके लिए उदास हुआ जाए। वह मुस्कुराकर पल्लवी को देखते हुए कहती हैं, तुम जो सोच के उदास हो रही हो मत हो, अभी जिसे इस दुनिया में आना था आ गया। पल्लवी अपनी माँ को देखकर फिर अपने पलके झुकाती हुई कहती है, माँ एक हुआ तो कोई बात नहीं, अगर इस बार 3 हुए तो? यह बोलने की देर ही थी कि पल्लवी को देखकर तीन तीन बच्चे की इमेजिन करने लगते हैं, जहाँ राजेश फिर से देखता है कि उसके पास 5 बच्चे हैं, 2 बच्चे उसके कंधे पर बैठे हैं, 2 को उसने गोद में ले रखा है, पर एक बच्चा गोद में आने की ज़िद कर रहा है। पल्लवी की माँ सोचती है, वह एक को सुला रही है, दूसरा उठ जाता है, दूसरे को सुला रही है तो तीसरा उठ जाता है। ऐसे ही कुछ सपने उसकी दादी भी देखती हैं। अगर कोई खुश था तो ओम प्रकाश थे। वह सभी को मुस्कुराते हुए चीज़ों को इमेजिन कर रहे थे, तो वो कहानी सुना रहे थे और उनके पाँचों पोते-पोती बैठकर कहानी सुन रहे थे। वह मुस्कुराते हुए पल्लवी से कहते हैं, ये तो और भी ज्यादा खुशी की बात हो जाएगी। सभी उनकी तरफ देखते हैं, सबको अपनी तरफ देखता पाकर ओम प्रकाश जी कहते हैं, अभी हमें मन से कुछ नहीं सोचना चाहिए। अभी फिलहाल यह सोचकर खुश होते हैं कि हमारे घर में एक नन्हा मुन्ना मेहमान आने वाला है। सभी को उनकी बातें ठीक लगती हैं। महीने बीत जाते हैं। आज पल्लवी की सोनोग्राफी की रिपोर्ट थी और पल्लवी घबराहट के मारे राजेश का हाथ नहीं छोड़ रही थी। राजेश पल्लवी को भरोसा देते हुए कहता है, डोंट वरी, सब ठीक है और सब ठीक ही होगा। पल्लवी राजेश को कोहनी से मारते हुए कहती है, सब तुम्हारी वजह से हुआ है। हमेशा कहती थी कि दूर रहो दूर रहो। राजेश उसे पकड़कर अपने और करीब खींचते हुए कहता है, वह तो तुम भी कहती रह जाओगी, तो मैं दूर रहने वाला नहीं हूँ तुमसे। लेकिन उसके गालों को चूमता है और कहता है, डोंट वरी, नेक्स्ट टाइम नहीं होगा, बस इस बार तुम बर्दाश्त कर लो। तुम यह सब कुछ इस बार कर लो, अगली बार से ऐसा कुछ भी नहीं होगा। हम केयरलेस नहीं होंगे, हम केयरफुल रहेंगे। पल्लवी राजेश के गालों पर किस करके कहती है, पक्का ना राजेश? राजेश हाँ में अपनी गर्दन हिला देता है। डॉक्टर्स ने रिपोर्ट्स टेबल पर रखा और सामने बैठते हुए पल्लवी को देखकर मुस्कुरा रही थी, क्योंकि पिछली बार इन्होंने पल्लवी के रिएक्ट करके देखा था। डॉक्टर को मुस्कुराता देख राजेश कहता है, क्या बात है डॉक्टर, सब ठीक तो है ना? एक ही बच्चा है ना? पल्लवी अपने हाथ जोड़ते हुए भगवान से प्रार्थना करने लगती है। डॉक्टर मुस्कुरा के हाँ में अपनी गर्दन हिलाते हुए कहते हैं, हाँ एक ही बच्चा है और बच्चा बिल्कुल हेल्दी है। राजेश और पल्लवी खुश होकर एक दूसरे से गले से लिपट जाते हैं। डॉक्टर खांसने की एक्टिंग करते हुए कहते हैं, बस बस, यह रोमांस एक दूसरे के साथ घर पर जाके कर लेना, फिलहाल यहाँ पर मैं भी मौजूद हूँ। दोनों एक दूसरे से अलग होते हैं। राजेश डॉक्टर से हाथ मिलाते हुए कहता है, आपको पता नहीं है आपने कितनी बड़ी खुशखबरी दी है। दोनों हॉस्पिटल से बाहर आते हैं, दोनों खुश थे। प्रेगनेंसी का टाइम बहुत ही अच्छी तरह से और सुकून से गुजरा, क्योंकि पल्लवी को भी पता था कि उसके पेट में एक ही बच्चा है, तो वो भी बहुत ज़्यादा खुश थी। दोनों बच्चे थोड़े-थोड़े बड़े हो गए थे। माँ और दादी भी थे, राजेश था, प्रियंका आया जाया करती थी, तो उसे बिल्कुल भी घबराहट नहीं होती थी। इसी तरह दिन निकलते गए। वह दिन भी आ गया जब पल्लवी को एक प्यारा-सा बेटा हुआ। प्रकाश हाउस में खुशियाँ ही खुशियाँ थी, क्योंकि आज बच्चे का नामकरण था। नाम रखने का हक बुआ को होता है। पिछली बार यह प्रियंका को नहीं मिला था, पर इस बार उसने खुद अपने भतीजे का नाम रखा। उसका नाम अर्थ रखा गया। सभी खुश थे। जो दूरी विशाल और राजेश के बीच में आई थी, वह भी अब धीरे-धीरे खत्म होने लगी थी और पल्लवी और विशाल के बीच में जो एक
संकोच पैदा हो गया था। विशाल के शक के कारण वह भी अब खत्म होने लगा था। आज अर्थ का पहला जन्मदिन था। प्रकाश हाउस लाइट से जगमगा रहा था। प्रियंका के ससुराल वाले, पल्लवी की दादी और माँ और शकुंतला बुआ भी इस बर्थडे पार्टी में शामिल थे। राजेश और पल्लवी दोनों बच्चों को गोद में लेकर अंदर से आते हैं। सभी उन तीनों को ही देख रहे थे। राजेश ने अर्थ को गोद में लिया हुआ था और पल्लवी के हाथों को अपने हाथों में कसकर पकड़ा हुआ था। तीनों जाकर टेबल के पास खड़े हुए। दोनों तरफ से शौर्य और मीरा भी आकर अपनी मम्मी पापा के बगल में खड़े हो जाते हैं। फिर उन्होंने अर्थ का हाथ पकड़कर केक कटवाया। पल्लवी के जाने के बाद जो खुशियां एक वक्त में प्रकाश हाउस से चली गई थी, मानो बिल्कुल सन्नाटा ही छा गया था। अब वह प्रकाश हाउस में दोगुनी होकर लौटी थी। इस दूरी ने राजेश और पल्लवी को और नजदीक ले आया था। प्रियंका और विशाल के जीवन में भी खुशियां ही खुशियां थी। माँ ना बन पाने का श्राप मोक्ष ने अपने प्यार से धो दिया था। अब मोक्ष उनका बेटा था और यह बात सभी जानते थे, और उनके घर के लोगों ने भी इस बात को अपने दिमाग से निकाल दिया था कि मोक्ष को प्रियंका ने जन्म नहीं दिया। आज भी राजेश की रात पल्लवी को देखे बगैर नहीं होती, और सुबह आंखें खोलते ही उसे अपने सामने पल्लवी ही चाहिए होती है। पर इसमें उसकी आंखों के 3 तारे उसके प्यारे प्यारे बच्चे भी थे, जो सुबह होते ही मम्मी पापा कहते हुए बिस्तर पर कूद फांद करते थे। पल्लवी बिस्तर पर साइड में बैठे हुए उन तीनों को अपने पापा के साथ मस्ती करता देखकर हंसने लगती है। राजेश उसके हाथ को पकड़कर खींचता है और उसे भी अपने बगल में लिटा देता है। राजेश, पल्लवी और उनके यह 3 बच्चे जब कमरे से बाहर निकले तो ओम प्रकाश जी तीनों को आता हुआ देखते हैं। पल्लवी को वापस आए लगभग 2 साल के से ज्यादा हो गया था, लेकिन अभी ओम प्रकाश जी उस वक्त को याद करके दुखी हो जाया करते थे जब पल्लवी यहाँ से चली गई थी। ओम प्रकाश जी ने रिटायरमेंट ले ली है और अब वो घर पर ही रहकर अपने पोते पोतियों के साथ अपनी रिटायरमेंट को एंजॉय कर रहे थे। पल्लवी की दादी और उसकी माँ भी उसी के साथ रहती हैं। उन्होंने जिद तो बहुत की वापस अपने घर जाने की, लेकिन अब कोई उन्हें इस घर से कहाँ ही जाने देता। सभी के लिए अब वह इस घर के सदस्य हैं। मित्तल परिवार और प्रकाश परिवार का रिश्ता होने के नाते दोनों का एक दूसरे के घरों में आना जाना भी था। त्योहार पर मिलना, जन्मदिन और शादी की सालगिरह पर एक दूसरे को बुलाना, नजदीक वक्त के साथ नजदीकियां बढ़ती गई। इसी तरह यह रिश्ता भी फलता फूलता गया। 20 साल बाद, पिछले 20 सालों के बाद, प्रकाश हाउस अब पहले से भी ज्यादा आलीशान और बड़ा हो गया था। आज रंग बिरंगी लाइटों से जगमगाहट के बीच वहां एक शादी हो रही थी। शादी है मीरा की, राजेश और पल्लवी की बेटी। मीरा अपने पापा की तरह अपने पापा का बिजनेस संभालती है, जबकि मीरा की शादी जिस लड़के से हो रही है उसका नाम गौरव प्रताप सिंह है, जो देश का एक माना जाना डॉक्टर है। उम्र भले ही बढ़ गई हो, लेकिन राजेश पल्लवी के बीच में प्यार उम्र के साथ बढ़ता ही गया है। आज अपनी बेटी का कन्यादान करते हुए दोनों भावुक भी थे और अपनी बेटी को सही हाथों में सौंप कर खुश भी और गौरविंत महसूस कर रहे थे। गौरव को भी सभी बहुत ज्यादा पसंद करते थे। उन्हें अपनी बेटी की पसंद पर नाज है, क्योंकि बेटी ने अपने लिए एक सही जीवन साथी चुना था। मीरा की शादी के साथ ही मीरा की विदाई हो जाती है और विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है। पीछे विशाल, प्रियंका, राजेश और पल्लवी चारों नम आंखों से उसे विदा कर रहे थे, जबकि उसके भाई अर्थ, मोक्ष और शौर्य, दादाजी, यह सब तो मीरा की गाड़ी के पीछे अपनी गाड़ी को लेकर उसके ससुराल की ओर बढ़ चले थे। दादाजी, अब दादाजी कम, इन तीनों भाइयों के दोस्त ज्यादा बन चुके थे। उनकी हर मस्ती में उनके साथ उनके दादाजी हुआ करते थे। भाई अपनी बहन को ससुराल में पूरी तरह से सेटल करके आना था उन्हें। सभी उनके साथ निकल पड़े। प्रकाश परिवार और मित्तल परिवार की जान मीरा, तीनों भाई सबसे ज्यादा उसे ही प्यार करते थे। तो यह कहानी थी विशाल और प्रियंका की, जो तलाक के बाद एक दूसरे के साथ वापस आए, और फिर दूसरे राजेश और पल्लवी की, जो गलतफहमी के कारण एक दूसरे से अलग हुए, लेकिन फिर एक दूसरे से मिले तो ऐसे मिले कि बस वह प्यार बढ़ता ही चला गया। हमारी ये कहानी यहीं पर खत्म होती है। जिस तरह यह सभी खुशियां, उम्मीद करती हूँ आप सभी के जीवन में भी खुशहाली बनी रहे। उम्मीद है आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आई तो एक कमेंट जरूर दीजिएगा। इस कहानी को अब यहीं पर समाप्त करते हैं और कल मिलते हैं आपकी पसंदीदा कहानी बेदर्दी प्यार के सीजन 2 का फर्स्ट एपिसोड में। सो टेक केयर। हर हर महादेव दोस्तों।